नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स। तारीख है आज 18 जुलाई 2026 और वार है सैटरडे। और आज दिनांक तक जो भी पिछले 24 आवर्स में एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सबको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे 131वें संविधान संशोधन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन बी, लोकसभा की अधिकतम संख्या बढ़ाना। हुआ क्या है कि हाल ही में 131वां संविधान संशोधन 2026 चर्चा में रहा है। इसका उद्देश्य आगामी परिसीमन के संदर्भ में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाने का संवैधानिक प्रावधान है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 के बाद जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। भारत में वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या 543 है। संविधान के अनुसार संसद कानून बनाकर सीटों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं परिसीमन आयोग या अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना से संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो अनुच्छेद 81 बन जाता है जिसमें लोकसभा की संरचना है, एक अनुच्छेद 82 बन जाता है जिसमें परिसीमन है, और डिलिमिटेशन कमीशन बन जाता है जो कि एक वैधानिक निकाय है, बनाया जाता है जो कि हर जनगणना के बाद में ये कमीशन बैठता है। अब पहली जनगणना हुई थी जो आंशिक हुई थी 1872 में। पहली जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी वो 1881 में स्टार्ट हुई थी। ये स्टेटिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम पूछे जाते हैं। अंतिम पूर्ण जनगणना हुई जो 2011 में हुई, उसके बाद में 2026 में हो रही है जो कि 2027 में कंप्लीट हो जाएगी फरवरी में। कोविड के कारण ये जनगणना लेट हो चुकी थी। तो इसका सही आंसर है हमारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाना, जो कि लगभग 850 के समथिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम फर्स्ट मिशन में रहा। स्काई रूट एरोस्पेस किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है हमारा निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण। हुआ क्या है कि स्काई रूट एरोस्पेस भारत की प्रमुख निजी अंतरिक्ष कंपनी बन रही है। इसका विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण स्थित मिशन हाल ही में चर्चा में रहा है। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। भारत सरकार द्वारा इन स्पेस की स्थापना के बाद निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे। इसका उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष तकनीक और स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा मिला है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है वो क्या है, स्काई रूट की स्थापना कब हुई थी। इसकी 2018 में हुई थी। कौन है, एयर स्पेस प्राइवेट स्पेस कंपनी है। मुख्यालय इसका हैदराबाद में। इन स्पेस 2020 में। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और एनएसआईएल की स्थापना 2019 में। डिपार्टमेंट स्पेस के अधीन इसरो कार्य करता है। तो हाल ही में जो चर्चा में रहा है ये निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण रहा है जो कि जिसने विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण हाल ही में लॉन्च किया है, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ईपीएफओ चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है। तो इसका सही आंसर है हमारा आंसर बी, पीएफ ब्याज राशि जमा करने की प्रक्रिया में। वह है कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ हाल ही में अपने सदस्यों के खातों में ब्याज राशि अपेक्षित शीघ्र जमा करने की प्रक्रिया का कारण चर्चा में रहा है। ईपीएफओ भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रमुख संस्था है। यह भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। हमारे लिए क्या स्थापना क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई ईपीएफओ की। ईपीएफओ की स्थापना 1952 में हुई। इसका मंत्रालय श्रम एवं रोज मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना ईपीएफओ एक्ट 1952 के तहत की गई। इसमें एक नंबर मिलता है जिसे यूएन नंबर बोलते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये खाता नंबर होता है, इसमें पीएफ जमा होता है। तो हाल ही शीघ्र ब्याज राशि जमा करने के लिए इसको हाल ही में चर्चा में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीसी हाल ही में किस कारण चर्चा में रहा है। तो आईसीसी हाल ही में किस कारण चर्चा में रहा है। इसका सही उत्तर है हमारा बी, विश्व कप प्रारूप में बदलाव। हाल ही में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में वैश्विक टूर्नामेंटों के प्रारूप में संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में चर्चा की है।
कैसे? खेल से जुड़े कुछ ऐसे निर्णय प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आईसीसी। आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। ये आज़ादी से पहले का संगठन है। मुख्यालय इसका दुबई में है। अध्यक्ष इसके भारत के जैसा है, भारत के बीसीसीआई के, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं भारत के जैसा। ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, ऐसे ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराती है। कौन? आईसीसी। हाल ही में ये जो विश्व कप का प्रारूप है उसमें बदलाव किया गया है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे एग्री फोटोवोल्टिक का मुख्य उद्देश्य किससे है? तो इसका सही आंसर है हमारा कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन और खेती दोनों का एक साथ बढ़ावा करना। मतलब खेती और सौर ऊर्जा दोनों को एक साथ कृषि में बढ़ावा देना। इसका हाल ही में प्रयोग किया गया है जो कि चर्चा कर रहा है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही भूमि पर कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों एक साथ कार्य किए जाते हैं। इस भूमि का बेहतर उपयोग होता है, किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ती है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ कृषि के संदर्भ में मॉडल विश्व भर में लोकप्रिय रहा है। भारत में भी नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए ऐसे मॉडल पर ध्यान दिया जाता है। तो हमारे लिए जब सब इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्टर स्टेटिक्स के लिए हो जाते हैं, एक तो एग्रीवोल्टिक हो जाता है, एग्रीकल्चर प्लस फोटोवोल्टिक। संबंधित मंत्रालय इसका है नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक लक्ष्य करना। एक नेट जीरो के लक्ष्य को भी प्राप्त करना होता है जो कि 2070 में। नेशनल सोलर मिशन 2010 में स्थापित किया गया। पीएम कुसुम योजना में कृषि एवं सौर ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है पीएम कुसुम योजना। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलराशि। जो हाल ही में हमारा कैस्पियन सागर है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा परिवहन मुद्दों की बात रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलराशि है। इसे सागर कहते हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इसमें झील और समुद्र दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। कैस्पियन सागर 5 देशों रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों के कारण सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही के वर्षों में ऊर्जा परिवहन, समुद्री सीमाओं, मत्स्य संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में बना हुआ है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलराशि कैस्पियन सागर। इसके तटवर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं? रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है। इसमें वोल्गा नदी आकर मिलती है और यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। कैस्पियन स्टर्जन मछली में विश्व प्रसिद्ध केवियर प्राप्त होता है और यह कन्वेंशन ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ द कैस्पियन सी 2028 क्षेत्र के कानून राज्य से संबंधित एक समझौता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहे डार्क पैटर्न का संबंध किससे है? डार्क पैटर्न का संबंध किससे है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑनलाइन उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली भ्रामक डिजिटल डिजाइन तकनीकों से। हुआ क्या है कि हाल ही में जो डार्क पैटर्न चर्चा में इसलिए रहेगा, ऐसी भ्रामक डेसेप्टिव यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स डिजाइन तकनीक है जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक इच्छा के विरुद्ध कोई भी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना होता है। उदाहरण के लिए अनजाने में किसी सेवा की सदस्यता लेना, अतिरिक्त उत्पाद खरीद लेना या व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देना। भारत में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने ऐसे भ्रामक डिजिटल व्यवहारों पर निगरानी बढ़ाई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई कॉमर्स के विस्तार के साथ उपभोक्ता और अधिकारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण नीति विषय बन गया है। यही कारण है कि ऐसे विषय लगभग यूपीएससी, पीसीआर और स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है स्टैटिक्स वाला वही बनता है कि डार्क पैटर्न शब्द का प्रयोग पहली बार हेनरी ब्रिंगनल ने 2010 में किया। भारत में सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित प्रमुख नियामक संस्था है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा का प्रमुख कानून है। ई कॉमर्स नियम 2020 ऑनलाइन व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।
और उपभोक्ता संरक्षण विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। डिजिटल उपभोक्ता अधिकार यूपीएससी, एसएससी जैसी समसामयिक एग्जाम में उभरता हुआ क्वेश्चन है एक। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है ऑनलाइन उपभोक्ता को भ्रमित करने वाली भ्रामक डिजाइन तकनीकों से। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा सोयूज M29 मिशन किस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है रूस। तो क्या है कि सोयूज MS-29 हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण चर्चा में रहा है। सोयूज रूस का मानव अंतरिक्ष उड़ान ह्यूमन स्पेस राइट कार्यक्रम है, जिसका संचालन रिकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। यही मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों में आवश्यक सामग्री के सुरक्षित परिवहन के लिए प्रयुक्त होता है। सोयूज अंतरिक्ष यान विश्व के सबसे विश्वसनीय मानव अंतरिक्ष यानों में से माना जाता है। इसके कई दशकों से निरंतर उपयोग में ISS विभिन्न देशों अमेरिका, नासा, रूस, रोसकॉस्मोस, ESA, जाक्सा तथा कनाडा का संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। इंडियन स्पेस जो अंतरिक्ष संस्थान है वो अमेरिका का नासा कहलाता है, रूस का रोसकॉस्मोस, यूरोप का ESA, जापान का जाक्सा और कनाडा का CSA। ये वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ये सभी विषय एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है। रोसकॉस्मोस का रूस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पृथ्वी की निम्न लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। ISS जहाँ पर जाकर अंतरिक्ष यात्री हमारी अंतरिक्ष की रिसर्च करते हैं। ISS का पहला मॉड्यूल 4 वर्ष 1998 में प्रक्षेपित किया गया। ISS लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ISS में नासा, रोसकॉस्मोस, ESA, जाक्सा और CSA साझेदार है। भारत का गगनयान मिशन भी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कि हाल ही में चर्चा में रही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भूस्थिर कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है आंसर B। इसमें स्थित उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं। कैसे कि हाल ही में जो मिशन अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकी संबंधित चर्चाओं के कारण जियो स्टेशनरी ऑर्बिट समाचारों में इसलिए रहे कि भूस्थिर कक्षा वह वृत्ताकार कक्षा है जिसमें कोई उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर गति से परिक्रमा करता है। परिणाम स्वरूप यह पृथ्वी से देखने पर एक स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। इस कक्षा का उपग्रह मुख्यतः संचार, कम्युनिकेशन, टीवी प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, दूरसंचार, आपदा प्रबंधन से जुड़े उपग्रहों के लिए किया जाता है। भारत के कई प्रमुख संचार उपग्रह इनसैट, जीसैट इसी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है कि जिसकी ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर पर स्थापित है। यह कक्षा भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर जस्ट स्थित है। एक उपग्रह पृथ्वी की 24 घंटे की एक परिक्रमा पूरा करता है। इनसैट और जीसैट जैसे संचार उपग्रह जियो में स्थापित किए जाते हैं। मौसम उपग्रह भी जियो का व्यापक उपयोग होता है। पोलर ऑर्बिट का उपयोग पृथ्वी अवलोकन रिमोट सेंसिंग उपग्रह के लिए किया जाता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 1969 को हुई थी। तो इसका सही आंसर है हमारा पृथ्वी के सापेक्ष दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि हमारा हाल ही में चर्चा में रहा माओरी हाका किस देश के पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यूजीलैंड से। होता क्या है कि माओरी हाका एक ऐसा पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत है जो कि पहले यह जो नृत्य था ऐतिहासिक रूप से साहस, एकता और आत्मविश्वास प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग राष्ट्रीय समारोह, सांस्कृतिक आयोजनों, स्वागत समारोह, खेल प्रतियोगिताओं के सम्मान और पहचान की प्रतीक में किया जाता है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध इंग्लैंड की ऑल ब्लैक्स रग्बी टीम प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मैच से पहले हाका प्रस्तुत करती है, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि बनाए हुए है। माओरी न्यूजीलैंड की एक मूल निवासी है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का ऑकलैंड है। संसद का आधिकारिक नाम यहाँ का न्यूजीलैंड पार्लियामेंट है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड्स डॉलर है और आधिकारिक भाषा यहाँ की इंग्लिश है, माओरी है और न्यू न्यूजीलैंड्स साइन लैंग्वेज है। ऑल ब्लैक्स विश्व की प्रसिद्ध रग्बी टीम है जो प्रत्येक मैच में पहले हाका प्रस्तुत करती है। न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य देश है। कॉमनवेल्थ जो देश हैं उनमें सदस्य शामिल था ये न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा आंसर B। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
धन्यवाद। जय हिंद।